Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, आइए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए इतनी आसानी से नहीं बनता है क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है इसका, और जो आरएनए होता है वो हमको सिंगल स्ट्रैंड का बनाना होता है। हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए सिग्नल क्या होता है, डीएनए से आरएनए को तरफ जाता है और आरएनए से प्रोटीन को जाता है, यानी कि जो मैसेज होता है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तक जाता है, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और सेंट्रल डोग्मा में जो है हमें ये ध्यान देना होता है कि ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन जा सकता है इंफॉर्मेशन, लेकिन प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए नहीं हो सकता है, यानी कि इसका प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है और हमें क्या बनाना है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना है। तो अगर हम थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रैंड को बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है 3 to 5, इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। और जो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि डीएनए के दो सेगमेंट में से एक ही सेगमेंट क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। अगर दोनों बना देता है तो वो क्या हो जाएंगे? डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे और फिर आरएनए से प्रोटीन बनना मुश्किल हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम आरएनए साइलेंसिंग कहते हैं। आरएनए इंटरफेरॉन मेथड पढ़ेंगे हम लोग, जो कि हमें बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करना है, जिसमें हम लोग एक मेलोडिजाइन इनकॉन्जिनाटा नाम का एक जो है निमेटोड पैरासाइट होता है, जो कि टोबैको के प्लांट के रूट के अंदर इन्फेक्शन काज करता है। इससे बचने के लिए हम लोग आरएनए इंटरफेरॉन आरएनआई मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? आरएनए साइलेंसिंग करते हैं। आरएनए साइलेंसिंग मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें कि अगर डीएनए से आरएनए बनाते हैं और अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है तो फिर उसके बाद जो है प्रोटीन बनाना मुश्किल होता है। यानी हमें एक डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए बनाना है। डीएनए से जो आरएनए बनाता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है बच्चों? ये हमें थोड़ा समझना है। इससे पहले थोड़ा आसान सी बातें हम कर लेते हैं कि ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, और हमको बनाना है आरएनए। मान लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड में दिया है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है। ऐसे करके हमको टेम्पलेट स्ट्रैंड में दे रखा हुआ है। तो अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या करते हैं? हम कोडिंग स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ता है, थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि एडेनिन थाइमिन या गुआनिन साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये ध्यान रखना है कि एडेनिन और थाइमिन या गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड को कंसिडर किया है, अदर कोडिंग स्ट्रैंड भी हमको बन गया। अब बनाना है एमआरएनए। एमआरएनए में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ भी 5 to 3 डायरेक्शन ही चीजें जाएंगी, ठीक है। बस क्या करना है? आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन के प्लेस पे। यहाँ बस थाइमिन को हटाना है और यूरेसिल रख देना है। तो UACGUC, दिस इज अ मैसेंजर एमआरएनए, दिस इज मैसेंजर आरएनए, यानी आपने एमआरएनए बना लिया। यानी कि आप कोडिंग स्ट्रैंड से एमआरएनए बनाते हैं। इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बात को थोड़ा और फील करते हैं और एनसीईआरटी के पैटर्न पे चले तो क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, यहाँ चीजें ये होती हैं कि एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। एक आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया गया होगा, एक कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया होगा, एक आपको प्रमोटर दिया गया होगा और एक टर्मिनेटर दिया गया होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 होता है, ठीक है।
यहाँ हमने ये चीज़ गलत लिखी है, उसको देखिएगा ध्यान से। ये 3 to 5 होता है टेम्पलेट स्प्रिंट, ठीक है। तो ये बनाया था थोड़ी देर पहले, कि सही लिखा नहीं, सही है वो ऊपर टेम्पलेट का सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ हमने टेम्पलेट का बनाया तो 5 to 3 कोडिंग है, ठीक। तो 3 to 5 क्या होता है आपका टेम्पलेट स्प्रिंट होता है, मेंशन कर लीजिएगा ये टेम्पलेट स्प्रिंट होगा। और 5 to 3 जो होता है वो होता है कोडिंग स्प्रिंट, ठीक है। तो इसको हम कोडिंग स्प्रिंट बोल देते हैं। और पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। अब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जब हम अंजाम देंगे तो यहाँ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रमोटर, जो कि 5 स्ट्रीम से 5 जो है टर्मिनल से अप स्ट्रीम होता है। अब इस प्रमोटर पे क्या होता है, इस प्रमोटर पे आरएनए जो है पॉलीमरेज काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, ये आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ टर्मिनेटर पाया जाता है जो आरएनए के प्रोसेस को बना लेता है, यानी आरएनए बना लेता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को खत्म कर देता है। तो दिस इज टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर वो जगह होती है जहां हमारा आरएनए बन जाता है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग, ये कोडिंग स्ट्रिंग, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज ये आपका जो है प्रमोटर है ना, प्रमोटर है, ठीक है। प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। ये जो प्रमोटर आपको दिख रहा है वो 5 एंड से अप स्ट्रीम होता है। कभी कभी इसको उल्टा करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं लोग, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा आप जो 3 to 5 देख रहे हैं वो टेम्पलेट स्ट्रिंग होगा, 5 to 3 कोडिंग स्ट्रिंग होगा। मान लीजिए इसको पलट देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। 5 वाला ऊपर कर देंगे और 3 वाला नीचे कर देंगे, तो ये प्रमोटर दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये तो रह गया भाई, हम क्या बनाए, डीएनए से एमआरएनए बनाए, और ये पूरा मेथड है, क्लियर। अब थोड़ा बात को आगे बढ़ाया जाए और चीज़ों को फील किया जाए। अब जो हमें स्टडी करना है वो किसके बारे में स्टडी करना है, जीन के बारे में स्टडी करना है। देखो जो जीन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जीन जो होता है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए पे पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। एक्चुअली हम जीन को डीएनए के टर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, फिर भी कह सकते हैं कि डीएनए के ऊपर जीन पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन को डिवाइड किया जाए तो जीन जो है 3 भागों में डिवाइड होती है। एक होता है रिकॉन, ठीक है, एक होता है म्यूटॉन, ठीक है, और एक होता है सिस्ट्रॉन, ठीक है। अगर इनके बारे में अलग अलग हम स्टडी करें तो रिकॉन क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन की घटना को अंजाम देता है, ठीक है। रिकॉन क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन की घटना को अंजाम देता है। म्यूटॉन म्यूटेशन होता है म्यूटॉन में, ठीक है। और जो सिस्ट्रॉन है इट इज बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कोडेड फॉर द पॉलीपेप्टाइड, जो किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या होता है, कोडेड होता है। अब अगर हम ध्यान से सिस्ट्रॉन को समझें तो सिस्ट्रॉन 2 तरह का होता है, एक मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन जो पाई जाती है वो हमारे यूकैरियोटिक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक स्पीशीज के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन पाई जाती है, और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन जो पाई जाती है वो आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोटिक के अंदर, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन पाई जाती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। अब ऐसा समझिएगा कि अगर हमको डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए से आरएनए बनाना इतना आसान मैंने बोला नहीं होता है। कैसे नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन, हम यूकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होता है, दिख रहा है कि नहीं, नीचे लिखा है एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होता है। अब एक्सॉन क्या होता है, फंक्शनल सीक्वेंस होता है, और इंट्रॉन जो होता है इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है, यानी फंक्शनल एमआरएनए के अंदर इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो अब समझिएगा कि अगर हम इंट्रॉन को हटाना चाहते हैं और एक्सॉन को जोड़ना चाहते हैं तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब एक्सॉन को जोड़ा और इंट्रॉन को हटाया, यानी स्प्लाइसिंग हो गया। अगर स्प्लाइसिंग हो गया तो हमको 5 to 3 डायरेक्शन में एमआरएनए तो मिलेगा, लेकिन अब ये फंक्शनल नहीं है। इसको फंक्शनल बनाने के लिए हमको 5 पोजीशन पे कैपिंग करना पड़ता है। 5वीं पोजीशन पे क्या करना पड़ता है, कैपिंग, और तीसरे पोजीशन पे हमको क्या करना पड़ता है, टेलिंग करना पड़ता है, ठीक है।
क्या होता है कैपिंग और टेलिंग, मैं आपको समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जो कैपिंग होता है उस पे हम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं। कैपिंग में क्या करते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं, और टेलिंग में एडेनाइलेटेड रेसिड्यू 200 से 300 बेस पेयर ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को अब बोलेंगे हम फंक्शनल एमआरएनए, यानी अब हमारा एमआरएनए क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, यानी अभी काम करेगा, बाद में प्रोटीन बना सकता है। पर थोड़ा समझते हैं सिस्ट्रॉन को, समझते हैं क्या है। देखो द सिस्ट्रॉन पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है और मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन जो होता है, यानी जो होता है उसमें स्प्लिट कंडीशन पाई जाती है। स्प्लिट जीन का मतलब उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होता है, तो इसीलिए सिस्ट्रॉन में से एक्सॉन को रखना है और इंट्रॉन को हटाना है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एमआरएनए बनाना। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर एमआरएनए बनता है और यूकैरियोटिक के अंदर कैसे एमआरएनए बनता है। ठीक है, एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड से हमने एमआरएनए बनाना सिखाया आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग दिया रहेगा, आप कोडिंग स्ट्रिंग बनाओगे और बनाने के बाद थाइमिन को हटा करके वहाँ यूरोसिल रख दोगे तो आपको एमआरएनए मिल जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, यानी कैसे जो है ट्रांसक्रिप्शन की घटना स्टार्ट होती है और कैसे ट्रांसक्रिप्शन की घटना खत्म होती है। ठीक है, अब जो हमें सीखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। चलिए फील करते हैं। देखो जो प्रोकैरियोटिक होता है उनके अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आरएनए कितने तरीके का होता है, टाइप ऑफ आरएनए समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, आरएनए 3 तरीके का होता है। आरएनए 3 तरीके का होता है, आरआरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए। ठीक है, जो आरआरएनए होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, आरआरएनए जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। एमआरएनए जो होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और जो टीआरएनए है वो कह सकते हो कि इस पे एमिनो एसिड आकर के जुड़ती है, इसीलिए हम इसको एडाप्टर कहते हैं। क्लियर, यानी कि ऐसे अगर समझा जाए कि ये है आपका टेम्पलेट, मान लीजिए टेम्पलेट 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो यहाँ आकर के जो है ये आपका मान लीजिए टीआरएनए है, तो इस पे आकर के एमिनो एसिड आकर के यहाँ जुड़ेगी और जोड़ करके जो है आपका आगे चल के ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, यानी प्रोटीन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये समझना है कि आरआरएनए एंजाइम का काम करता है, मैक्सिमम होता है 80% आपके शरीर में जो आरएनए पाया जाता है वो आरआरएनए होता है। 5% एमआरएनए तो जरूर होता है लेकिन सबसे बड़ा होता है ये, और टीआरएनए 15% पाया जाता है। तो फिर से समझ लीजिएगा, आरआरएनए का काम होता है एंजाइम की तरह काम करना, जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं वो आरआरएनए के चलते होते हैं। एमआरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है, यहाँ आप देख सकते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में आपका जो है एमआरएनए दिख रहा है, दिस इज द टेम्पलेट हियर, और ये जो आपको जो दिख रहा है ये अमीनो एसिड का एडाप्टर होगा और इसको हम नाम देंगे टीआरएनए। ठीक है, और आरआरएनए एंजाइम की तरह काम तो करता ही है। क्लियर, आगे बढ़े। अब हमको बेसिकली किसके बारे में सीखना है, प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोटीन जो है एमआरएनए बनता कैसे है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एमआरएनए कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। उनके अंदर जो है लगभग सेम प्रोसेस होता है, और उनके अंदर मात्र जो है एक ही एंजाइम पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एक ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर आरएनए पॉलीमरेज मात्र एक तरीके का होता है। तो प्रोकैरियोटिक में पहली बात क्या जानना है कि उनके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है। ठीक है, जो कि पॉलीमराइजेशन की घटना को अंजाम देगा। इसके अलावा यहाँ जो सबस्ट्रेट काम करता है वो काम करता है राइबोज। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो यहाँ सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। अगर आपको याद होगा हम डीएनए रेप्लिकेशन जब पढ़ाए थे तो वहाँ बताया था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वहाँ काम करता था, और वहाँ 2 काम करता था, वो सबस्ट्रेट की भी तरह काम करता था, और वो दूसरा काम जो करता था वो क्या करता था बच्चों, वो एनर्जी प्रोवाइड करता था, क्योंकि उसके अंदर भी बॉन्ड पाए जाते थे एटीपी की तरह। तो यहाँ जो हम लोग सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज कर रहे हैं, और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए के सिंथेसिस में भाग लेगा। ठीक है, पर
थोड़ा समझते हैं कैसे ये चीज़ होती है। तो मान लीजिए ये आपका डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, ऐसे बना लिया, इसको ऐसे बना लिया, इसको ऐसे बना लिया। अगर ये 3 है, ठीक है, तो ये इसका ये 5 एंड मान लेता हूँ, और अगर ये 5 है तो इसका मैं ये 3 एंड मान लेता हूँ, और ये हो गया आपका डीएनए, ठीक है, ये आपका डीएनए है। और आप चाहते हो कि डीएनए से आरएनए बनाए, तो देखो बेटा आरएनए पॉलीमरेज जो होता है सिर्फ पॉलीमराइजेशन की घटना को अंजाम देगा, क्योंकि यहाँ एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, इसीलिए इनिशिएशन के लिए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की घटना को स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर पाया जाता है, सिग्मा फैक्टर पाया जाता है, जिसे हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। यहाँ पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन होता है, ठीक है, पहला स्टेप इनिशिएशन होता है, जिसके लिए हम सिग्मा फैक्टर का यूज करते हैं। ये सिग्मा फैक्टर प्रमोटर के पास पाया जाएगा, और प्रमोटर पे बाद में जाकर के आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज काम करके अगला स्टेप जो है इनिशिएशन के बाद इलॉन्गेशन की घटना को अंजाम देगा। जब इलॉन्गेशन की घटना को अंजाम देगा तब ये जो आप, अगर इसका स्ट्रेंड एक और बनाता हूं मैं ऐसे, ठीक है, बीच में आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे हो गया, तो आपको ये जो सिग्मा फैक्टर है वो बीच में कहीं नजर आएगा, ठीक। बाद में फिर आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन कैसे होगा आपको फील कराता हूँ। टर्मिनेशन के लिए तीसरे स्टेप में टर्मिनेशन होता है, और टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर होता है उसको रो फैक्टर बोलते हैं। रो फैक्टर जो होता है वो टर्मिनेशन की घटना को अंजाम देता है, और इस तरह से आपका आरएनए बन के तैयार हो जाता है। चूंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लिक मटेरियल जो स्कैटर्ड होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटीन जो है पहले बन जाता है और एमआरएनए बाद में बनता है, तो हम इस चीज़ को क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर आरएनए कैसे बनता है, एमआरएनए कैसे बनता है, ये हमने समझा। अब सीखेंगे यूकैरियोटिक के अंदर कैसे एमआरएनए बनता है। बच्चों बहुत आसान है। यूकैरियोटिक के अंदर एमआरएनए बनाने के लिए एक स्टेप होता है। पहला स्टेप तो ये होता है कि उनके अंदर 3 तरह के एमआरएनए पाए जाते हैं। 3 तरह के एमआरएनए कौन कौन से पाए जाते हैं? एमआरएनए ना करके कहिएगा कि उनके अंदर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक के अंदर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अब जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम का कंस्टिट्यूएंट बनाता है, दैट इज 5s 5.8s, ठीक है, 5s 5.8s, फिर 18s एंड 28s। ठीक है, 5 5.8 18 और 28s ये बनाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है HNRNA यानी हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, जो कि प्रिकर्सर होगा एमआरएनए का, यानी एमआरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो बनाएगा क्या? tRNA 5SRRNA और SNRNA। क्या बनाएगा? tRNA क्या बनाएगा? tRNA 5SRRNA, ठीक है, क्या tRNA 5SRRNA और SNRNA स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ये 3 जो है आरएनए बनता है। आरएनए जो बनता है वो ये 3 जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो अपना अलग अलग काम करता है। किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर। चीजें क्लियर है? अगर आपको इतनी बातें समझ में आती हैं तो ध्यान दीजिएगा। जो पहला स्टेप है वो ये था कि आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग अपना काम किया। यूकैरियोटिक के अंदर 2 स्टेप में जो है पॉलीमराइजेशन की घटना का अंजाम दिया जाता है, यानी कि आरएनए बनाया जाता है, एमआरएनए बनाया जाता है। पहले स्टेप में आप देखें कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड काम किया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है? आपने HNRNA बना रखा है। जो HNRNA है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हैं, और एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हैं तो पहले इंट्रॉन को हटाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग। यानी पहले स्प्लाइसिंग की घटना को अंजाम देंगे तो आपको 5 to 3 डायरेक्शन में एक एमआरएनए मिलेगा जो कि भी फंक्शनल नहीं है। इसे फंक्शनल बनाने के लिए आप 5वें पोजीशन पे 5 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट सबसे ऐड करते हैं। मेथाइल
गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करते हैं, उस पर ऐड करते हैं। ठीक है, जब मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस पे ऐड करते हैं तो इस घटना को हम कैपिंग कहते हैं। और अगला स्टेप इधर जो है तीसरे पोजीशन पे आप ऐड करोगे टेलिंग। टेलिंग में क्या करते हो, 200 से 300 बेस पेयर, 200 से 300 बेस पेयर ऑफ द एडिनाइलेटेड रेसिड्यू, एडिनाइलेटेड रेसिड्यू को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा फंक्शनल एमआरएनए। तो दिस इज ऑल अबाउट अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।